गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे, टॉपिक रहेगा अपना केमिकल बॉन्डिंग। अब बेटा जब इस टॉपिक की बात आती है तो इसके अंदर मेनली फंक्शन जो होगा इस टॉपिक की जगह हम लेंगे तो केमिकल बॉन्डिंग वाला जो अपना चैप्टर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लूंगा और उस उदाहरण से मैं आपको ये क्लियर करूंगा किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाई जाती है, उसमें कौन कौन सी थ्योरीज काम में आती है और कैसे उनको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। आपको ClF3, ठीक है, ClF3 इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है। अब बेटा ये कंफ्यूजन वाली बात है कि अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो तो ठीक है, आपको सोचने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, आप सोच भी सकते हैं। आपको अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये IIT नीट इस प्रकार के हाईली प्रोफाइल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने अगर बैठ गए, इस प्रकार के कंपटीशन देने अगर आप बैठ गए और वहाँ ये ऑब्जेक्टिव में से सवाल आ जाए और पूछा जाए कि ClF3 की संरचना निम्नलिखित में से होगी, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। या तो आप लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट आती है, वो लिस्ट को आप रट लें, ClF3 की ये संरचना होती है, HCF2 की ये होती है, BrF5 की ये होती है, HCF4 की ये होती है। कितना याद करोगे आप, नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। इसके लिए कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको दे दे, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर आप परफेक्टली बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनेगी कैसे। थोड़ी सी आपको वर्क एक रफ में करना पड़ेगा और इस वीडियो को बार बार में देख के आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तब जाके आपकी टॉपिक क्लियर होगा। वैसे टॉपिक 11वीं के अंदर है, फिर भी 11वीं के अंदर हो सकता है बच्चों ने ढंग से इसको नहीं देखा हो। जिस टाइम में मेरी क्लास हुई है उस टाइम पे उनका दिमाग अगर इधर उधर था, अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो तो ये दोबारा उनके लिए अच्छा बेनिफिशियली एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ और इसको आपको ढंग से देखना है और इससे इस चीज़ को सीखना भी है, ठीक है। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको करना कैसे है, कुछ समय में आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, जब बात संरचना की आती है तो संरचना बनाने के लिए इसमें कई प्रकार की हम बात करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है ऑक्टेट रूल, अष्टक का नियम जिससे बोला जाता है। अब अष्टक नियम को जब हम अप्लाई करते हैं तो अष्टक नियम को अप्लाई करने के लिए जिसके ऊपर भी या जिस भी अणु की आप संरचना बनाने जा रहे हैं उस अणु के, सुनना आप ढंग से, उस अणु के प्रत्येक परमाणु की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अष्टक का नियम भी ये कहता है कि जब तक आपको ये पता नहीं होगी आप स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब बात ये आती है कि उसको हम याद कैसे करें कि भाई किस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके लिए बेटा जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, आवर्त सारणी जब हम पढ़ते हैं तो आवर्त सारणी को 18 वर्गों में डिवाइड किया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अपनी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, 18 वर्गों में डिवाइड है। अब 18 वर्गों में अगर आप याद करेंगे तो आपको हर परमाणु को याद करने से रहा, इसके लिए ट्रिक आपको बताई जाती है कि पीरियड वाइज आपको पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, जब हम किसी ग्रुप को लर्न कर लेंगे और जो मॉलिक्यूल आपको दिया जा रहा है तो आपको देखना है कि उस मॉलिक्यूल में या उस अणु में जो परमाणु दिए जा रहे हैं वो परमाणु कौन से वर्ग में आते हैं। जिस वर्ग में वो आएंगे उस वर्ग के प्रत्येक परमाणु, सुनना आप ढंग से, उस वर्ग के प्रत्येक परमाणु की लास्ट कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। और जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जब हम किसी अणु की संरचना की बात करेंगे तो हमारे लिए ये लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही काम करते हैं। अब देखो बेटा, ये चीजें काफी जगह काम में आती है। आप अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, आप संकरण अगर किसी का निकालेंगे
उसमें भी ये लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं। आप अगर इससे संरचना बनाएंगे तो भी इसमें लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। आप यदि किसी अणु के प्रत्येक परमाणु का फॉर्मल चार्ज, जिसे हम औपचारिक आवेश बोलते हैं, अगर वो याद करोगे तो भी हमें लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। अब अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अगर आपके दिमाग में सेट हो जाती है, पीरियोडिक टेबल के 18 वर्ग हैं, आपको प्रत्येक वर्ग के पहले परमाणु का नाम और उसका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है। फिर ट्रिक है इसकी कि उसके जस्ट नीचे वाले का कैसे ज्ञात होगा, और ये मैंने क्लास में पूरी ट्रिक बच्चों को बताई हुई है कि जब हम किसी वर्ग के किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ज्ञात करें तो कैसे करेंगे। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है कि वर्ग के पहले तत्व का एटॉमिक नंबर और उसका नाम हमें ध्यान होना चाहिए, उसके नीचे वालों का हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा ClF3 की संरचना बनाना। अब बेटा या तो आप याद कर लें, क्योंकि इसकी संरचना, ठीक है, इसकी संरचना बोली जाती है कि साहब बंकित टी आकार की होती है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इंग्लिश के टी आकार की तरह इसकी संरचना होती है, टी जो कैपिटल होता है। अब यहाँ तो मैंने बता दिया क्योंकि याद था इसलिए बोल दिया, लेकिन इसको एग्जैक्टली हम करेंगे कैसे, कौन सा, क्योंकि देखो साइंस है तो साइंस तुक्के में नहीं चलती है, इसमें हर चीज़ का कोई लॉजिक होगा। अगर आप उस लॉजिक पे जाएंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। आता हूँ मैं बेटा इस पे। जब भी किसी मॉलिक्यूल की हम संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले बेटा आप क्या करना है, जैसे हम ClF3 की संरचना ज्ञात करने जा रहे हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इसका जो सेंट्रल एटम है, अब सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का आपको हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, संकरण ज्ञात करना है। और संकरण ज्ञात करने का तरीका मैंने बताया था आपको, एक बार वापस हम यहाँ रिपीट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अणु आपको दिया गया है, ठीक है, उस अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को आप ये लिख लेंगे। अब जैसे क्लोरीन कौन से वर्ग में आता है, 17 वर्ग में आता है, इसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक यदि आपको लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने हो तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ग संख्या -10। वर्ग संख्या में से 10 लेस कर दो, लास्ट कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे क्लोरीन आता है 17 वर्ग में, 17 में से 10 घटाएंगे आप, 7 आ गए, तो इसकी लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो गए 7। ठीक है, प्लस फ्लोरीन भी 17 वर्ग में आता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 3 फ्लोरीन है। ठीक है, अब बेटा इसका टोटल करेंगे, 21 और 7 कितने हो गए, 28 हो गए। अगर ये इलेक्ट्रॉनों का टोटल 8 से ज्यादा चला जाए, सुनना आप ढंग से, अगर ये इलेक्ट्रॉनों का टोटल 8 से ज्यादा चला जाए तो आपको इसमें 8 का भाग लगाना है। इसमें मैंने 8 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 3 बार चला जाएगा, शेष कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। अगर पूरी बार भाग चला जाता है अच्छी बात है, नहीं जाता है तो जो भी शेष बचेगा उसमें आपको 2 का भाग लगाना है। अब 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार चला गया, 2 बार, ये बेटा 2 बार। तो जब 8 का भाग लगाया तो भागफल 3 आया, 4 में 2 का भाग लगाया, भागफल 2 आ गए, दोनों का टोटल करेंगे, आंसर आ गया 5। ठीक है, और जब बेटा आपको संकरण पढ़ाया जाता है तो संकरण के लिए बताया जाता है कि आंसर अगर 2 आ जाए तो sp संकरण होगा, 3 आ जाए तो sp2 होगा, 4 आ जाए तो sp3 होगा, 5 आ जाए sp3d होगा। क्लियर है, 6 आ जाए तो sp3d2 होगा, और 7 आ जाए तो sp3d3 होगा। इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन अभी अपन उनका जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि 5 पे sp3d भी होता है और dsp3 भी होता है, 6 पे sp3d2 भी होता है, d2 sp3 भी होता है। ठीक है, बट वो कहाँ काम में आते हैं उसके लिए हम बात करेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक यौगिक ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ वो हाइब्रिडाइजेशन, वो संकरण काम में आते हैं। तो अभी वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। हमारा ये है कि ये हमारा जो अणु है ये संकुल अणु नहीं है, संकुल यौगिक नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, सिंपल कंपाउंड नहीं है। अब ClF3 की संरचना की जब हम बात करें तो हमारा जो आंसर लास्ट में निकल के आ गया 5 आ गया। तो 5 को चेक करो आप, यहाँ पे आ रहा है बेटा, देखो, ठीक है, इस जगह पे आ रहा है ये, तो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब संकरण कौन सा हो गया, sp3d। अब बेटा जब संकरण की हम बात करते हैं तो कुछ फिगर्स आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे
हाइब्रिडाइजेशन या संकरण ये कहता है कि अगर संकरण sp आता है तो उसकी ज्योमेट्री होती है सरल रेखीय, सिंपल लीनियर, ठीक है। इसी प्रकार से sp2 आता है तो उसकी होती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। इसी प्रकार से अगर संकरण sp3 आता है तो इसकी होती है समचतुष्फलकीय, जिसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। संकरण sp3d आ जाए, ज्योमेट्री का नाम होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। संकरण sp3d2 आ जाए तो ज्यामिति का नाम होता है अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। और जब sp3d3 संकरण आ जाए तो ये होता है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? ये सारी संरचनाएं संकरण के अकॉर्डिंग है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं ClF3 में क्लोरीन का संकरण हमने ज्ञात किया sp3d। कौन सा आ गया? sp3d। अब sp3d संकरण ये कहता है कि इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिड होनी चाहिए। अब सुनना बेटा ढंग से, त्रिकोणीय द्विपिरामिड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन होगी कि नहीं होगी ये हमें चेक करना है। अब बेटा ये चेक करने का जो टेंडर है वो हमने दिया हुआ है वैसेपर थ्योरी को। वैसेपर थ्योरी हम पढ़ते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी परमाणु के द्वारा किसी अन्य परमाणु के साथ में बॉन्डिंग होती है तो उस परमाणु की संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में काम में आते हैं। और इस प्रकार से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु के साथ में बॉन्डिंग करेगा, वो बंध बनाएगा, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ रहा है तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन के जोड़े को वैसेपर थ्योरी दो भागों में डिवाइड करती है। वैसेपर जो सिद्धांत है वो इसको दो भागों में डिवाइड करता है। एक को हम बोलते हैं बेटा बीपी और एक को हम बोलते हैं एलपी। अब बीपी और एलपी का मतलब क्या है? बीपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध बनाने में काम में आता है, और एलपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध बनाने में काम में नहीं आता है। जोड़े तो दोनों ही हैं, पेयरिंग तो दोनों में हो रही है, लेकिन कौन सा बंध बनाता है कौन सा नहीं बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैंने यहाँ ये जल की संरचना बनाई, ठीक है बेटा, और ये मैंने एक बना दी। अब आप चेक करिएगा, जल में और H के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एक सिंगल बॉन्ड इधर और एक इधर, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब है कि जोड़ा हो गया, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बॉन्डिंग कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं, इसीलिए इन्हें हम बोलेंगे बीपी, ठीक। अब दूसरे हम बात करेंगे कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, ये भी जोड़े हैं, लेकिन ये जोड़े ऐसे हैं जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये बंध नहीं बना रहे हैं, तो इस प्रकार से इनको हम क्या बोलेंगे? एलपी। तो क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन का वह जोड़ा जो बंध नहीं बनाता है उसको एलपी बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बंध बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? बीपी। पूरा खेल टिका हुआ है बीपी और एलपी पे। अब सुनिएगा ढंग से, वैसेपर थ्योरी का पूरा खेल टिका हुआ है बीपी और एलपी पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण ये कहता है कि जैसा संकरण है वैसे उसकी ज्यामिति होनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा संकरण के साथ में एक लिमिट लग जाती है कि जब हम संकरण की बात करेंगे तो संकरण अगर बोला जा रहा है तो अगर उसके केंद्रीय परमाणु के पास सिर्फ और सिर्फ बीपी है, एलपी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बीपी है, तो इस प्रकार के अणु की जो ज्योमेट्री होती है, जो ज्यामिति होती है, वो संकरण के अनुसार ही होती है। संकरण जैसा कहेगा वैसी ज्यामिति बनेगी। तो ये संकरण हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं संकरण के अनुसार उसकी ज्यामिति बनेगी। कब? जब केंद्रीय परमाणु के पास में कोई एलपी नहीं होना चाहिए। मैं जोर दे रहा हूं इस चीज पे, एलपी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब अगला प्रश्न है कि अगर एलपी आ गया तो? एलपी आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बेटा। अब जैसे उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं, देखिए इसी टॉपिक पे हम आएंगे। अभी मैंने आपके सामने CH4 की ज्योमेट्री बनाई, मैं आपके सामने NH3 की बना रहा हूं, और मैं आपके सामने बेटा H2O की बना रहा हूं।
तीनों की मॉलिक्यूल की मैंने ले ली, ठीक है। इसका एलपी, ये इसका एलपी। अब बेटा जब आप इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, संकरण चेक करोगे, ठीक है, तो संकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला ऑलमोस्ट सब बुक्स में दिया जाता है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एलपी की संख्या, यानी जिस केंद्रीय परमाणु का या जिस परमाणु का आप संकरण ज्ञात करने जा रहे हो वो कितने सिग्मा बंध बना रहा है और कितने एलपी उसके पास है, उनका टोटल जो आएगा उस टोटल को यहां से चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी बात करें कार्बन की, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 सिग्मा बना रही है, एलपी एक भी नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 4। तो कार्बन का संकरण कौन सा होगा बेटा, sp3। तो यहाँ कार्बन का संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। इसी प्रकार से हम NH3 की बात करेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक ही एलपी हो गया, तो 3 सिग्मा, इट मीन्स 3 सिग्मा और 1 एलपी, आंसर वही 4 आ रहा है। तो इसका संकरण भी क्या होगा, sp3। इसकी हम बात करेंगे, देखो बेटा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 एलपी 2 एलपी, तो 2 सिग्मा 2 एलपी हो गई, आंसर वही टोटल 4 आएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया sp3। अब चेक करिए, आप तीनों अणु आपके सामने हैं, तीनों में एक अणु ऐसा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बीपी है, एक अणु ऐसा है जिसके पास में 3 बीपी और 1 एलपी है, और तीसरा अणु ऐसा है जिसमें केंद्रीय परमाणु के पास में 2 बीपी और 2 एलपी है। अब प्रश्न ये आ रहा है कि संकरण तीनों का सेम हो गया, तो फिर तो ज्यामिति भी इनकी सेम होनी चाहिए, ज्योमेट्री भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि sp3 ज्योमेट्री ये कहती है कि उस अणु की ज्यामिति समचतुष्फल की होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, तो फिर तो तीनों ही टेट्राहेड्रल होने चाहिए, लेकिन तीनों टेट्राहेड्रल नहीं होते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, इन दोनों की नहीं होती है। अब इन दोनों के साथ में ऐसा क्या नाटक हो गया, इन दोनों के साथ में क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं रखेंगे, वो मैं आपको क्लियर करूंगा। इसकी टेट्राहेड्रल क्यों है, आप सुनना आप ढंग से। तो वैसे पर थ्योरी में ही अपन एक चीज और पढ़ते हैं कि वैसे पर थ्योरी मॉलिक्यूल्स को 2 भागों में डिवाइड करती है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, सम्मित अणु और असम्मित अणु। सम्मित अणु वो होगा जिसके पास, यानी जिसके केंद्रीय परमाणु के पास सिर्फ और सिर्फ बीपी होना चाहिए, एलपी नहीं होना चाहिए। और असम्मित अणु वो होगा जिसके केंद्रीय परमाणु के पास कम से कम 1 एलपी होना चाहिए, बीपी तो है ही लेकिन 1 एलपी भी होना चाहिए, तो वो क्या होगा, असम्मित। जितने भी सम्मित अणु होंगे, कोई सा भी हो भले ही, अगर उनके केंद्रीय परमाणु का आप संकरण ज्ञात करने जा रहे हो तो वो संकरण हमेशा, या उसकी ज्योमेट्री हमेशा संकरण के अनुसार होगी। अब जैसे इसकी हम बात करें तो बिल्कुल इसकी समचतुष्फल की होगी, लेकिन दोनों की ज्योमेट्री समचतुष्फल की नहीं होगी, इनकी ज्योमेट्री चेंज होगी। अब चेंज क्यों होगी, इसका आंसर दिया जाता है वैसे पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो अपनी वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, संयोजकता कोश, इलेक्ट्रॉन युग्म, प्रतिकर्षण सिद्धांत, उसके आधार पर हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। और वो सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी अणु की ज्योमेट्री बनाई जाती है तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है एलपी एलपी में, ठीक है। उसके बाद में नंबर आता है एलपी बीपी का, और सबसे कम होता है बीपी बीपी में। अब बेटा ये एलपी एलपी में ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि एलपी एलपी में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा मानी जाती है, वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन के घनत्व वाले कक्षक पास पास में रहेंगे तो सीधी सी बात है उनमें प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण माना गया है एलपी एलपी में, ठीक। अब बीपी की जब बात आएगी तो बीपी में क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक तरह से वितरण हो जाता है, क्योंकि साझा करेंगे तो एक जगह पे, यहाँ तो डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि किसी के साथ जुड़ रहा नहीं है, लेकिन ये क्या कर देंगे, साजित हो जाएंगे, इसी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगी, कम रहेगी। तो बीपी बीपी में प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, एलपी एलपी में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यही होगा क्योंकि यहाँ पर एलपी है नहीं, इसमें प्रतिकर्षण एक ही होगा, बीपी बीपी। अब चूंकि चारों ही बीपी हैं तो सब में होने वाला प्रतिकर्षण बराबर होगा, इसलिए इसकी ज्यामिति नहीं बदलेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि एलपी आ चुका है तो यहाँ पर एलपी बीपी और बीपी बीपी 2 प्रतिकर्षण लागू हो जाएंगे, और यहाँ पर आप देखिए 2 एलपी हैं तो ये वाला भी रहेगा, ये एलपी बीपी भी रहेगा और बीपी बीपी भी रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सा है, एलपी एलपी है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावी हम उसी की बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि संरचना, जैसे ClF3 की हम बात करें तो बेटा यही प्रश्न अब यहाँ से मैं पुटअप कर रहा हूँ कि जब इन तीनों में संकरण समान था तो तीनों की ज्यामिति समान होनी चाहिए, लेकिन
ज्यामिति तीनों की समान नहीं है। इसकी ज्यामिति समचतुष्फल की होती है, इसकी पिरामिडी होती है और इसकी कोणीय होती है, वी आकार। इंग्लिश का वी कैपिटल जो होता है उसकी तरह होती है। तीनों की बदल गई। वही आंसर अब यहां से निकल के आएगा ClF3। ClF3 में हम बात करेंगे, संकरण 5 आ रहा है इसका आंसर, तो संकरण sp3d होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, sp3d होगा। लेकिन संकरण तो हमने ज्ञात कर लिया क्योंकि ट्रिक थी हमारे पास, लेकिन संरचना की ट्रिक कैसे निकालोगे आप, बताओगे कैसे, कौन सी संरचना होगी इसकी? तो उसके लिए मैं अब आपके लिए ClF3 को लेके आ रहा हूं कि ये किस प्रकार से इसकी संरचना होगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे, देखिए क्योंकि संकरण sp3d है तो sp3d संकरण में संकरण के अनुसार जो ज्योमेट्री है पहले हमें वो बनानी है। तो देखिए बेटा, संकरण के अनुसार जो ज्योमेट्री इसकी होती है वो बना रहा हूं मैं पहले। ये लो, अब ये जो सेंटर है यहां पे हमने लिखा क्लोरीन को, तो ये तो त्रिकोण बन गया, त्रिभुज बन गया, और ये पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से जाएगा और एक नीचे से। 3D स्ट्रक्चर होती है, बोर्ड पे हम बता नहीं सकते हैं, तो इधर से बताया मैंने, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे से जा रहा है, ठीक है। अच्छा बेटा, हम बात करेंगे 5 जगह हमारे पास में, चेक करिएगा, 1 2 3 4 और 5 जगह पे अब हमें क्या रखना है, ठीक। अब मैं आ रहा हूं, आप कैसे याद करोगे? डायरेक्ट जो ट्रिक है अब उस पर आते हैं अपन। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि क्लोरीन की लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो बार बार मैं जोड़ दे रहा हूं, लास्ट कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है ये तो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लोरीन 17वें वर्ग में आता है, तो इसकी लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, बिल्कुल। अब आप ये देखिए बेटा कि 7 में से, अब आप ये देखिए क्लोरीन के साथ में फ्लोरीन कितने जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं? 3 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं। अब आपको ध्यान है कि फ्लोरीन, नहीं ध्यान है तो ध्यान रखना, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा कर सकता है। तो अब क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन को दे दिए साझा करने के लिए, यानी फ्लोरीन के साथ जुड़ गए। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 टोटल, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन गए इसके, अब कितने रह गए? 4 रह गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉनों को जोड़ों में कन्वर्ट करो, कितने जोड़े हो गए? 2 जोड़े हो गए। इसका मतलब 2 LP आपको प्राप्त हो जाएंगे। 2 LP का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और वो 4 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो बंद नहीं बनाएंगे, और बेटा वो 3 इलेक्ट्रॉन वो हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा, और जब फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? BP बना लेगा। इसीलिए हमारे पास में 3 हो जाएंगे BP। ये लो, अब हमारे पास में प्रश्न आ गया कि 3 तो BP हैं और 2 LP हैं, ठीक। 5 जगह हमारे पास में, और देखो 5 ही है हमारे पास, 3 और 2 5। अब 5 जगह में से 3 जगह पे तो BP को रखना है और 2 जगह पे LP को रखना है, ठीक। जब हम बात करेंगे कोण की, तो बेटा ये जो संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिड जो संरचना है, इसमें 2 ही प्रकार के एंगल बनते हैं, एक 120 डिग्री का बनता है और एक 90 डिग्री का बनता है। तो 120 डिग्री के कोण की हम बात करेंगे, तो जो त्रिभुज हमने बनाया था, जो त्रिकोण, ये कोण बनेंगे 120 डिग्री के। ये 120 का है, ये वाला, ये 120 का है और ये 120 का होगा। और जो पिरामिड बन रहा है, जो ऊपर से और नीचे से जो जा रहे हैं, वो इसके साथ में बनाएंगे 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया। क्लियर है? 2 ही कोण बन रहे हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हमारे पास में 3 BP हैं और 2 LP हैं। अब सुनना आप ढंग से, वैसे पर थ्योरी ये कहती है कि सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण LP में होता है, और अपने पास में 2 LP हैं, तो LP में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या करोगे, ये जो 2 LP हैं, सुनना बाब, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि हमें इन LP को ऐसी जगह पे रखना है जहां रखने से इनके बीच रिपल्शन या प्रतिकर्षण कम से कम हो। क्यों? क्योंकि वैसे पर थ्योरी कहती है कि अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये संरचना बिगाड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिकर्षण हुआ संरचना को डिस्टर्ब करेंगे। तो इनको ऐसी जगह रख दो जहां रखने से प्रतिकर्षण कम से कम हो, क्योंकि बेटा प्रतिकर्षण को तो आप नहीं रोक सकते हैं, होगा, लेकिन ऐसी जगह रखें जहां रखने से कम हो, तो उस जगह को हमें ढूंढना है, ठीक है। ढूंढते आइए।
देखिए मैंने क्या किया, यहां मैंने एक एलपी को रखा बेटा, ये एक एलपी रख दिया और एक एलपी को मैंने यहां रख दिया, ये रख दिया। अब बेटा कोण चेक कर लेना, इस एलपी और इस एलपी में कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलो आते हैं हम, ये मैंने वापस लिया इसको और इसको बैठा रहा हूं मैं, पुनः इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बना देता हूं। ये लीजिए, ये 90 डिग्री का एंगल। अब देखो बेटा, अभी अपन ने यहां और यहां रखा, 90 डिग्री का कोण था। अब मैं क्या कर रहा हूं, सुना आप ढंग से, एक को तो यहां रख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहां रखा, ये रख दिया, क्योंकि दो कोण है 90 डिग्री और 120 डिग्री, तो 120 पे भी रख के देख लेते हैं। ये लो, ये रख दिया बेटा, ठीक है। और 3 जगह अब रह गई हमारे पास में, 1 2 3, 1 2 और ये 3 जगह फ्लोरीन रख दिया। अभी मैं ये बता नहीं रहा हूं कि ये संरचना बनेगी, अब एक दूसरी को और अप्लाई कर रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। दूसरी संरचना और अप्लाई कर लेते हैं। अब दूसरे को अप्लाई जब करेंगे तो ये बेटा क्लोरीन हो गया, 1 2 ये 3, ये इसको त्रिभुजाकार ज्योमेट्री मैंने बना दी, ठीक है। और इसके लिए ये लो। अब देखिए, आप में से कोई बच्चे ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये भी तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। देखो ये एलपी और ये एलपी एक ही प्लेन में, एक ही तल के अंदर है। ये जो जैसे संरचना त्रिभुजम बना रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर बना रहे हैं, तो ये दोनों एक ही प्लेन में हो गए, एक ही तल में हो गए। जब हमने बात की थी इसकी और इसकी, तो इसमें क्या होगा कि इनका भी डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि दोनों का कोण आपस में बन रहा है ना, और बीच में कोई रुकावट नहीं है, और इसके ऐसे इन दोनों के बीच में कोई रुकावट नहीं है, यानी इनके बीच में कोई, अगर हम बात करें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, त्रिविम विन्यासी बाधा जिसको बोलते हैं। ये दोनों 120 डिग्री के कोण पे हैं, बीच में कोई बाधा नहीं है। ये 90 डिग्री के कोण पे थे पहले जो हमने बनाए थे। अब बात ये आ रही कि अगर आपने 180 डिग्री के कोण पे रख दिया, जैसे मान लो यहां रख दिया, बिल्कुल रख देंगे, ये लो, कोई मनाही नहीं है, ये फ्लोरीन रख दिया। अब हमें चेक करना है कि सही ये वाला है ना, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो ये हो गया कि सर आपने ये कहा था कि एलपी को ऐसी जगह रखो जहां रखने से प्रतिकर्षण कम हो जाए, बिल्कुल ठीक है। ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है, जबकि 120 का ही है, लेकिन वास्तविकता में सही कौन सा होगा मुझे भी ध्यान नहीं है, अभी सीखते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है बेटा, इसके अंदर एलपी बीपी के कितने सेट बन रहे हैं वो सेट चेक करने हैं। जिसके अंदर एलपी बीपी प्रतिकर्षण वाले सेट कम बनेंगे, सुनना आप ढंग से, कम बनेंगे, वो संरचना में बनानी है। क्यों? क्योंकि वैसे पर थ्योरी कहती है कि हमें प्रतिकर्षण कम से कम हो वो व्यवस्था रखनी है, प्रतिकर्षण ज्यादा वाली नहीं रखनी है। तो अब देखो यहां हम बात करेंगे, ये फ्लोरीन ये बोर्ड पे बना रखे हैं, ये एलपी बेटा ये वाला ऊपर की तरफ है और वो नीचे की तरफ है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये मेरा हाथ है, ठीक है, और यहां ये क्लोरीन है सेंटर में, यहां पे एक फ्लोरीन हो गया, ये इधर एक फ्लोरीन हो गया, एक इधर हो गया, यानी एक त्रिभुज बना दिया मैंने हाथ के ऊपर। अब बेटा ये देखो, एक ऊपर से जा रहा है ये वाला, ये एलपी, और एक ये नीचे से जा रहा है, ये प्लेन के ऊपर, ये प्लेन के नीचे, यानी ये जो तल है मेरा हाथ, एक इस हाथ के ऊपर जा रहा है और एक इस हाथ के नीचे जा रहा है। क्लियर है? अब बात ये आ रही है कि ये आपका एलपी है और ये 1 2 3 बीपी थे, तो इस एलपी का बीपी के साथ में सेट कितने बनेंगे? तो देखिए आप, इस एलपी का इस बीपी के साथ में एलपी बीपी एक सेट ये बना, एलपी बीपी एक सेट ये बना, और एलपी बीपी एक सेट ये बना, 3 सेट बन गए। अब 3 सेट ही बेटा नीचे वालों से बनेंगे, इसका इसके साथ में, एक इधर वाले के और एक इधर वाले के, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस वाली संरचना में बेटा 6 सेट बनेंगे एलपी और बीपी के। इसमें चेक करते हैं, एलपी बीपी के साइड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए ये एलपी ये बीपी एक साइड, ये एलपी और ये बीपी नीचे एक तरफ वाला 2 साइड, ठीक है। इस एलपी का, इसकी हम बात करें, इसका इसके साथ में और इसके साथ में, तो 2 तो ये हो गए।
ऐसे इसका इसके साथ में और इसके साथ में कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहां पर बेटा 4 सेट बनेंगे एलपी बीपी के। दोबारा देखिए, ये यूं है, ये फ्लोरीन ऐसे है बेटा, ठीक है ना, ये ऐसे है ऊपर की तरफ। अब ये जो फ्लोरीन है ये वाला, ये हमारा बीपी है और ये एलपी है, तो एलपी बीपी एक साइड ये हो गया, एलपी बीपी एक साइड ये हो गया 90 डिग्री वाला, ठीक है। ऐसे ही नीचे जा रहा है नीचे वाला, तो इस नीचे वाले के साथ भी 90 डिग्री का कोण एक ये बनाएगा और एक ये, तो 4 सेट हो गए। जबकि यहाँ बेटा 90 डिग्री वाले 6 सेट थे, ठीक। तो आप ये बताइए कम सेट किस में बन रहे हैं, इस वाले में बन रहे हैं। तो वैसे पर थ्योरी कहती है कि जहां प्रतिकर्षण के सेट कम बने वो संरचना में बनानी है, या फिर एलपी के बीच में जहां कोण ज्यादा होगा वो संरचना में बनानी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संरचना संभव नहीं होगी, ये वाली संरचना आपको बनानी है, ठीक है। 3 संभावनाएं थी आपके सामने, तीनों में से मैंने पहली वाली कैंसिल इसलिए की क्योंकि वहां 2 एलपी दोनों का डायरेक्ट लिंक था, 90 डिग्री का कोण हम नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे 120 डिग्री का कोण है बिल्कुल, लेकिन यहाँ 180 डिग्री का कोण है। अब बात ये आ रही है, ये दोनों डायरेक्ट लिंक है, कोण 120 डिग्री का बता दिया, लेकिन बेटा यहाँ 180 डिग्री का कोण आप नहीं बता सकते हो। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे आप 180 डिग्री का कोण बताएंगे तो बीच में ये प्लेन आ जाएगा, तो ये रुकावट का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको सेट वाइज चलना है कि यहाँ एलपी बीपी के सेट बनेंगे कितने, तो यहाँ 6 सेट है, यहाँ पे कितने सेट है, 4 सेट है, ठीक है। अब बात ये आ रही है संरचना बना दी, इसका नाम क्या होगा। अब मैं नाम पे आ रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो बेटा देखो 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, एक को हम आभासी संरचना बोलते हैं और एक को वास्तविक संरचना बोलते हैं, ठीक। आभासी संरचना वो होगी जो संकरण के अनुसार बनाई जाएगी। अब जैसे ClF3 में जब हमने क्लोरीन का संकरण ज्ञात किया तो sp3d आ रहा था, और sp3d संकरण ये कहता है कि इसकी ज्योमेट्री त्रिकोणीय द्विपिरामिड बननी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैंने त्रिकोणीय द्विपिरामिड ज्योमेट्री बना दी। लेकिन जब आपको ध्यान है कि जब हम वास्तविक संरचना की बात करेंगे तो बेटा वास्तविक संरचना में सिर्फ और सिर्फ योगदान बीपी का होता है, एलपी का नहीं होता है, क्योंकि एलपी संरचना को डिस्टर्ब करता है, संरचना बिगाड़ता है, इसलिए उसको वास्तविक संरचना में हम नहीं लेंगे। अब आप ये देखिएगा कि जब आप इसकी वास्तविक संरचना बताओगे तो दोनों एलपी जो हमने बनाए उनको हटाकर क्लोरीन के साथ तीनों फ्लोरीन किस संरचना में जुड़ रहे हैं, यह हमें चेक करना है। तो इसको भूल जाना 1 मिनट के लिए, है ना, ये हटा दीजिए। अब क्लोरीन से देखो 1 2 3 तीनों फ्लोरीन जुड़ रहे हैं और एक ये इंग्लिश के टी अक्षर की आकृति सा बना रहे हैं, इसीलिए ClF3 की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो होती है टी आकार। क्लियर है? इस तरीके से हम ज्योमेट्रीज को बना सकते हैं। एक उदाहरण में और लूंगा ताकि अपना ये टॉपिक ज्योमेट्रीज का आप खुद भी फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसके बाद में अगला उदाहरण में ले लेता हूं, इसी का है दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने बेटा XeF2। इसमें सबसे पहले जिनोन का संकरण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब संकरण आप ज्ञात करेंगे, बिल्कुल निकालिए। जिनोन 18 वर्ग का तत्व है, तो इसकी लास्ट कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये 8 हो गए, प्लस फ्लोरीन 17 वर्ग का है, तो 17 वर्ग का है, तो इसको ये 7 लिखा मैंने, 2 है, 2 से गुणा कर दिया, टोटल कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉनों का टोटल। 8 से ज्यादा जा रहा है, 8 का भाग लगाइए, 2 बार गया, शेष 6 रह गए, 6 में 2 का भाग लगाइए, 3 बार गया, आंसर आ गया 5। तो इसका संकरण में क्या होगा, sp3d। अब पहले तो sp3d संकरण से जो ज्योमेट्री बनती है वो बनानी है आपको। तो सबसे पहले तो बेटा आप करें सबसे पहले तो हम ये बना देंगे इस तरीके से, और यहां सेंटर में हम जिनोन लिख देंगे, ये जिनोन लिख दिया, ठीक है। अब लिखने के बाद में थोड़ा बड़ा बना देता हूं, हो सकता है दिख रहा नहीं हो आपको। ये जिनोन हो गया, 1 2 3 ये लीजिए। अब बात ये आ रही है
कि चेक करेंगे जिनोन की लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 8 है, क्योंकि जगह 5 हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इन 5 जगह पे रखना क्या है, अब देखिए 8 है, 8 में से आप देखिए जिनोन कितने फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है 2 के साथ, तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने फ्लोरीन को दे दिए, हर फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब 2 हो गई बीपी। अब बेटा रह गए कितने 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन वैसे इसके पास वो हैं जो कोई काम के नहीं इसके लिए, इट मीन्स वो बंद नहीं बनाएंगे, तो 6 को अगर हम एलपी में कन्वर्ट करेंगे कितने हो गए 3 एलपी, 3 एलपी टोटल देखिए कितने हो गए 5 हो गए, 2 बीपी और 3 एलपी। अब हमारा टारगेट ये है बेटा, क्योंकि वैसे पर थ्योरी कहती है कि संरचना को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान एलपी का होता है। क्यों? क्योंकि रूल्स भी यही है कि एलपी में प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है, तो इन तीनों को ऐसी जगह रखना है जहां रखने से इनका प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, चेक करते हैं। 2 प्रकार के कोण बताए थे आपको, 90 डिग्री और 120 डिग्री। अब बेटा जैसे सपोज कीजिए, है ना, बता रहा हूं मैं आपको, एक मैंने यहां रखा, एक मैंने बेटा यहां रखा, और एक आपकी इच्छा हो जहां रख दीजिए, यहां रख दिया ये लो। अब पहले कोण चेक कर लेना आप, एलपी में 90 डिग्री का कोण आ गया तो वो रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाएगा। आ रहा है देखिए आप, इसमें और इसमें 90 डिग्री का कोण आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरी स्थिति बना रहा हूं, इसको हटा रहा हूं वापस इसमें। अब बेटा देखो 2 एलपी तो मैंने यहां रख दिए, और 1 एलपी को मैं इस जगह रखूंगा, 1 एलपी मैंने यहां रखा। अब तीनों में कोण चेक करेंगे, इसमें और इसमें 120 डिग्री का, इसमें और इसमें 120 डिग्री का, इसमें और इसमें 120 डिग्री का। क्लियर है? इसमें देखो एलपी के बीच में 120 डिग्री का कोण कर दिया, अब 90 डिग्री का कोण नहीं आ रहा है। अब 3 जगह तो हमने ये कवर कर दी, 2 जगह रह गई, तो एक जगह पे एक फ्लोरीन, दूसरी जगह पे दूसरा फ्लोरीन। अब ये तो बेटा कहलाती है आभासी संरचना। इसकी रियल स्ट्रक्चर क्या होगी, व्हाट इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ HCF2, तो इसको आप कैसे बताएंगे, तो इसको ये अज्यूम स्ट्रक्चर है। आपको ये तो दिख रहा है कि हाँ ये त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना है, लेकिन मैंने बताया कि वास्तविक संरचना में सिर्फ योगदान किसका होता है, बीपी का होता है, एलपी का नहीं होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर आप एलपी को हटा के फिर चेक करिए, तो जब तीनों एलपी को आप हटा देंगे तो आप देखिए कि जिनोन और दोनों फ्लोरीन कैसे जुड़ रहे हैं, एक लीनियर शेप में जुड़ रहे हैं, इसीलिए इस संरचना का नाम क्या होता है, सरल रेखीय है। तो रटना चाहो तो आप काफ़ी चीज़ें रट सकते हैं, बट यहाँ रटना नहीं है। 2 एग्जाम्पल मैंने लिए, दोनों से मैंने आपको क्लियर किया कि ClF3 की टी शेप क्यों होती है, HCF2 की लीनियर शेप क्यों होती है। ठीक है ना, और संरचना बनाने में वैसे पर थ्योरी कहाँ तक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, ठीक, और ऑक्टेट रूल कैसे फॉलो किया जाता है, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हमारे लिए कहाँ तक इसके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने ली, इसको आप ढंग से पढ़िएगा। एक बड़ा वीडियो है, इसको आप पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपके टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर रहेगा। थैंक यू।